नमस्कार। पंडित कुंदनलाल गंगानी की कथक जगत में प्रतिष्ठा अपूर्व है। उन्होंने जयपुर घराने के कथक में कई प्रतिमान स्थापित किए हैं। कथक को परंपरा और प्रयोग का सेतु बनाया, कई नवाचार किए और कई नवीन संरचनाओं का सृजन, जिसमें नए अर्थ के साथ में वे आलोकित हुए। नृत्य का अभिनय, नृत्य में अभिनय, और उसका एक खास पक्ष है नायिका भेद। आज हम उसी विषय पर खास तौर पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित कुंदनलाल गंगानी जी के चिरंजीवी एवं विख्यात कथक नर्तक पंडित राजेंद्र गंगानी। पंडित कुंदनलाल गंगानी जी किस तरीके से अपने शिक्षण में इन विषयों को रखते थे और अपने शिष्यों को सिखाते थे, वे ही प्रामाणिक रूप से बता सकते हैं। पंडित जी, आज सबसे पहला तो आपसे यही प्रश्न है कि जो जयपुर घराने के गुरुओं ने शिक्षण दिया, तो उनमें भरतनाट्य शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार शिक्षा दी जाती थी या फिर उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन हुआ? कथक की जो शिक्षा दीक्षा है वो किसी भी शैली में या किसी भी घराने में हुई, जो परंपरा में की बात करें तो हमारे जैसे घराने की जयपुर शैली की बात करें तो अक्सर ये देखा गया है कि जितने गुरुजन हुए वो कमाल के थे। मतलब उनको ईश्वर ने जो सोच दी थी या जो उनको एक गुण दिया जो कला के रूप में, वो क्या अलग ही एक मैं सोचता हूँ कि क्या विकसित और क्या विशाल रहा कि वो कोई भी गुरुजन स्कूली शिक्षा में नहीं गए कभी भी। तो जब वो स्कूली शिक्षा में गए नहीं तो उन्होंने नाट्यशास्त्र पढ़ा नहीं, लेकिन जो शिक्षा दी वो अकॉर्डिंग टू नाट्यशास्त्र से मिलती है। ये खासियत हमारे कथक में गुरुजनों ने, हर घराने के गुरुजनों ने हर पद्धति में इसका बहुत विशाल भंडार खड़ा करके कथक नृत्य स्थापित किया। नायक नायिका भेद की हम प्राय चर्चा करते हैं और आज हम खास इसी चर्चा के लिए ही खास तौर पे इसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो पंडित कुंदनलाल गंगानी जी की शिक्षा में नायिका भेद या इस तरीके के विषय किस तरीके से सिखाए जाते थे कि एक थियोरेटिकल पार्ट के साथ में उसका जो व्यवहारिक सौंदर्य है वो किस तरीके से आप सभी में आया? गुरु जी, मेरे पिता स्वर्गीय कुंदनलाल गंगानी जी, नायक नायिका भेद इस विषय को भी शिक्षित किया और बहुत अच्छे तरीके से अंदाज से शिक्षित करते थे। खासियत ये थी कि जैसा कथक में कथक में सभी नृत्यों में कहते हैं, लास्य तांडव की बात भी करते हैं, नायक नायिका भी उसमें आती है, लेकिन अभिनय की बारीकियों को गुरुजी ने समझते हुए जो उसकी गूढ़ता में और उसके क्या कहना चाहिए, उसके बहुत गहन सोच को उन्होंने उजागर करके उसकी शिक्षा ऐसे देते थे कि अगर साथ में खड़े होकर सीख रहे हैं तो अगर लड़का भी सीख रहा है तो वो नायक है, और अगर कोई लड़की भी सीख रही है, छात्र कहें या छात्रा सीख रही है, तो वो नायिका है। अभिनय करें तो दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, नायक नायिका भी कर सकता है और नायिका नायक भी कर सकता है। इसको बहुत अच्छी सोच से गुरुजी डेवलप करते थे और कभी भी आप देखेंगे तो उनकी शिक्षा में सीखने वाले जितने भी रहे, उनके अभिनय में आपको नायक अभिनय करता तो नायिका नजर आ जाएगी, लेकिन वैसे नायिका नजर नहीं आएगी चलते फिरते। यही खूबसूरती अगर कोई फीमेल डांसर प्रेजेंट कर रही है तो वो जब वो
नायक भी करेगी तो नायक का अभिनय ही होगा, वो नायक खुद नहीं होगी। ये बैलेंस बहुत अच्छा था गुरुजी की शिक्षा में। पंडित जी, कुंदन लाल गंगानी जी की बहुत सी संरचनाओं में उनकी एक संरचना बहुत चर्चित रही, विख्यात भी रही, चतुर्णी नायिका। उसके बारे में आज आप हमें थोड़ा विस्तार में बताएं। चतुर्णी नायिका, गुरुजी एक अच्छे से मूड में आए अचानक क्लास में, और बहुत अच्छे नृत्यांगना है प्रेरणा श्रीमाली जी, हम लोग क्लास में ही थे, तो अचानक बोले खड़े हो, शुरू करा दिया। तो मुझे याद है कि उन्होंने वो बहुत अच्छे से उस नायिका को और उस घूंघट के साथ और उसको इतना अच्छा निकास और घूंघट दोनों लेके आया, और उन्होंने कहा ये चतुर्णी नायिका। तो उसका मतलब ये था कि वो कैसे चतुराई से अपने नायक से अपने भावों को, अपनी इच्छाओं को या अपने जो भी कुछ उसका ध्येय है अभिव्यक्त करती है। तो बड़ा अच्छा नाम है ये चतुर्णी, क्योंकि चतुर किसी भी विषय पे चतुर हो सकते हैं। हम मानव हैं, हमारे कोई ईश्वर ने जैसे कहते हैं ना टैलेंटेड, तो टैलेंटेड तो किसी भी चीज में हो सकता है। तो नायिकाओं की अवस्था और वो सब तो अपनी जगह है, लेकिन उसमें चतुर्णी एक उनका बड़ा अच्छा ख्याल मुझे पसंद आया था। तब तो थोड़ी हम सीख ही रहे थे, अब सोचता हूँ तो कितना अच्छा नाम देके उन्होंने नायिका हमें सिखाई क्लास में, चतुर्णी नायिका। गुरुजी, आपके अनुभव संसार और शिक्षण से होती हुई अब ये परंपरा आपके शिष्यों में रूपांतरित हो रही है। अभी आगामी 30 तारीख को आपकी एक काबिल शागिर्द हैं दीप्ति गुप्ता, वो एक प्रस्तुति करने जा रही हैं इसी विषय पर, चतुर्णी खंडिता नायिका पर। तो इस विकास के चरण की स्थिति को आप किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से परिभाषित करेंगे? गुरुजी की शिक्षा थी तो उसमें अभिनय के विषय में भी गुरुजी गहन सोच और विचार डाल देते थे। वो हर बड़े कलाकारों के साथ ये है, सभी करते हैं ऐसा। तो गुरुजी, हमारे पिताजी कोई ठुमरी भी कराते थे ना, तो उसके पहले कोई छंद वंद शुरू करके और उसको नायिका से जोड़ देते थे या ठुमरी से जोड़ते थे, किसी ना किसी चीज से उसको जोड़ते थे कि ये सिचुएशन यहाँ आई, यहां से उसका अभिनय, या उस ठुमरी को हमने ऐसे किया। वो इसके लिए वो कई बहुत अच्छे अच्छे छंद भी लेते थे, जैसे एक समय ग्रह सोने से आली बहन की चीज कसुम्बे की सारी, खेले तक कूदत जाए रही, सखी जाए रही, नंद लाल की बारी, कांच के लिए एक तोड़ ले, जिनकार न बाह मरोरत मार, आग लगे ब्रिज की बगिया, एक फूल के कारण लाख दिगारी बनवारी, ऐसो हटिलो छल मगरोकत गिरधारी बनवारी। ठुमरी यहां से शुरू हो जाती है, ऐसो हटिलो छल। तो वो कहीं जाके सिचुएशन बनी और वो फिर सिचुएशन अभिनय के आगे और बढ़ी। तो ये गुरुजी का बहुत सुंदर एक शिक्षा का और अभिनय को जोड़ने का एक तरीका, ब्रिज बना देते थे गुरुजी। तब ये जैसे दीप्ति गुप्ता ये इस खंडिता नायिका की बात कर रही, लेकिन उस नायिका में तैयारी और उसका जो कुछ आगे चलन है, तो वो जैसे वार्षिक सज्जा पहले शुरू, फिर उत्कंठिता वे, और वो चतुराई से ये सब करते करते वो खंडिता तक जाता है ये अभिनय, और दीप्ति उसको कर रही है। तो इसका नाम इसलिए दे दिया कि नायिका जो है वो खंडिता भी है जब नायक किसी और नायक से मिलके आते हैं, पर कितनी उस नाराजगी को अभिव्यक्त कैसे किया जाए, किस चतुराई से, और नाराजगी भी है लेकिन आखिर नायक प्रभु श्री कृष्ण के रूप में भी नायक है, नायक कृष्ण आ गए, तो उनसे आप किस तरीके से अपनी
अभिव्यक्ति नाराजगी, इसलिए इसका नाम रखा चतुर्णी खंडिता नायिका। ये इसका सफर है। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी चर्चा रही पर बहुत खास रही, और आपकी तरफ से भी हम सभी दर्शकों से भी निवेदन करते हैं कि 30 तारीख को दीप्ति गुप्ता के इस अद्भुत प्रस्तुति को अवश्य देखें, चतुर्णी खंडिता नायिका। हटो जाओ अब भैया नाम रोड़ो शाम, तुम जाओ मोहे ना सताओ।